Hello friends and welcome to the Hindu analysis for 2nd of January 2024। तो शुरू करते हैं आज की एनालिसिस। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रंट पेज पे सबसे पहले जो खबर है आज की दैट इज जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो डिप कर गई है टू अ 3 मंथ लो इन दिसंबर। तो जो रेवेन्यू थी वो क्रॉस कर गई थी 1,64,800 करोड़ पिछले महीने की ये बात है। और ये लगभग जो है 1.8% लोअर थी देन द अमाउंट कलेक्टेड इन नवंबर। तो पिछले महीने के कंपैरिजन में 1.8% लोअर जो है वो रिकॉर्ड की गई। और ये सेवंथ सक्सेसिव मंथ है जब 1.6 लाख करोड़ प्लस जो है रिसीट वो दर्ज की गई है। ठीक है ना। इसमें आपको ध्यान रखना है कि दिसंबर 2023 में जो ये 1,64,800 करोड़ जो रेवेन्यू क्रॉस की है, ईयर ऑन ईयर अगर ग्रोथ देखें तो ये स्लो हुई है टू अ 3 मंथ लो ऑफ 10.3% फ्रॉम ए 15.1% राइज इन प्रीवियस मंथ। तो पिछले महीने 15.1% राइज था, लेकिन इस मंथ जो राइज है वो केवल 10.3 मंथ है। तो वहां पे ये थोड़ा डिप जो है वो मेंशन किया गया है। बाकी अगर वैसे देखें तो इंडिया का जो जीएसटी कलेक्शन है वो 1.64 लाख करोड़ रहा है दिसंबर 2023 में। और ये 10.3% हायर रहा है एज कम्पेयर टू दिसंबर 2022। तो ईयर ऑन ईयर अगर कंपेरिजन करें तो उसके मुकाबले 10.3% हायर है ये पिछले साल के दिसंबर मंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सपोसेट। हमें पता है कल लॉन्च हुआ है, हमने बताया था इसरो ने लॉन्च किया है नए साल के दिन ही। और ये बेसिकली ऑर्बिट में पहुंच गया है और ये स्टडी करेगा ब्लैक होल्स को और न्यूट्रॉन स्टार्स को। तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए फिर से एक बार। ये पीएसएलवी की 60वां मिशन था। दूसरा जो एक्सपोसेट लॉन्च किया गया है वो ईस्टवर्ड लो इंक्लिनेशन ऑर्बिट में किया गया है। और ये जो इंडिया जो है इसके बाद ये मिशन लॉन्च के बाद सेकंड नेशन बन गया है जिसने कोई भी ऑब्जर्वेटरी जो है भेजी है टू स्टडी एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज सच एज ब्लैक होल्स न्यूट्रॉन स्टार्स अमंग अदर्स। इससे पहले नासा है सिर्फ उसने भेजा है। और जो एक्सपोसेट है उसकी एक अपनी यूनिकनेस भी है कि ये ओनली सेकंड एक्सरे पोलीमेट्री मिशन है वर्ल्ड में आफ्टर नासा का जो हमने बताया भी इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोर यानी आईएक्सपीई जो कि 2021 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद ये सेकंड मिशन है जो ये भेजा गया एक्सपोसेट जिसको हमने बताया आपको। फिर जो पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 जो है वो भी एक्सपेरिमेंट किया गया इसमें, OM3 इसको बोलते हैं। और बेसिकली ये एग्जीक्यूट किया गया था टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ 10 अदर पेलोड। सिर्फ ये एक्सपोसेट ही नहीं गया था, इसके अलावा 10 अदर पेलोड भी थे जो इसके साथ छोड़े गए थे। ये हम कल ही बता चुके हैं, दो पार्ट्स में जो है ये जो एक्सपोसेट है वो भेजा गया। पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे यानी पॉलिक्स, और एक एक्स स्पेक्ट हमने बताया था एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक और टाइमिंग। ठीक है। तो ये चीजें कुछ आज जो अलग से आई हैं वो बताई हैं, बाकी हम कल डिस्कस कर ही चुके हैं इसको। आगे देख लेते हैं आगे कुछ क्या खबर है। चलिए एडिटोरियल पे पढ़ते हैं। सबसे पहले साइन ऑफ द फ्यूचर। तो पीएसएलवी 58 मिशन की यहाँ पे बात हुई है और इसको सिंबल ऑफ डिमांड्स बीइंग मेड बाय इसरो बताया गया है। तो एक्सपोसेट हुए तो हमने बता दिया कि केवल ये सेकंड स्पेस बेस्ड एक्सपेरिमेंट है जो इस एक्सरे पोलराइजेशन को स्टडी करने के लिए किया जा रहा है। और ये हायर एक्सरे एनर्जीज को भी जो है स्टडी करेगा देन अदर। जो नासा का इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट था उससे हायर एक्सरे रेज एनर्जी को ये स्टडी करेगा। ठीक है ना। जो पोलिक्स का पेलोड है इसमें, ठीक है ना, it realized by the Raman Research Institute. It will track X-rays in the 8 to 30 kilo electron volt energy range and observe emissions from around 50 sources in 5 years। तो ये तो इसका काम रहेगा। और जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट था एक्स स्पेक्ट, वो पेलोड जो है वो इसरो के द्वारा यूआर राव सैटेलाइट सेंटर ने डेवलप किया है। ये स्टडी करेगा एक्स रेज ऑफ एनर्जी 0.8 टू 15 किलो इलेक्ट्रोल वोल्ट एंड चेंजेस इन कंटिन्यूअस एक्सरे एमिशंस। तो दो चीजें ये ध्यान रखनी है आपको। पहली बात तो ये उसके कंपैरिजन में ये जो नासा का था उससे ज़्यादा हाई एनर्जी को वो करेगा स्टडी। और दोनों पेलोड जो है वो अलग अलग जो है स्टडी करने वाले हैं। टुगेदर दोनों मिलके जो है दे आर एक्सपेक्टेड टू शेड लाइट ऑन इंटेंस एक्सरे सोर्सेज सच एज पल्सर्स एंड ब्लैक होल्स। तो इनके ऊपर बेसिकली ये इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो रिवील करेंगे। ठीक है ना। ये जो ये भेजा गया इसरो का, तो ये एग्जाम्प्लीफाइड करता है सेकंड पार्ट ऑफ द C58 मिशन को भी, क्योंकि लॉन्चिंग के बाद जो एक्सपोसेट है वो 650 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में जो है अराउंड अर्थ पहुंचाया गया है। और जो फोर्थ स्टेज है रॉकेट की, ठीक है ना, वो यूज की गई यहाँ पे। उसमें क्या हुआ, रॉकेट को लोअर किया गया तो 350 किलोमीटर हाई ऑर्बिट में, और जो सोलर पैनल्स हैं वो इसके अनफल कर दिए गए और एक रूडिमेंट्री सैटेलाइट की तरह ये उस तरह से काम करने चला। और जो ऑर्बिटल टेस्ट बेड है वो 10 पेलोड जो इसके पास थे उनको एक तरह से वो बाकी को ऑर्बिट
उसमें छोड़ा गया है, ठीक है ना। तो एज सच जो है जो C-58 जो है मिशन ये रिप्रेजेंट करता है यूनियन ऑफ एस्पिरेशंस ऑफ प्रोफेशनल साइंटिस्ट एस्पायरिंग स्टूडेंट्स ऑफ साइंस, क्योंकि कुछ जो स्टूडेंट्स ने डेवलप किए हैं सैटेलाइट्स उनको भी छोड़ा गया इसमें, और साथ-साथ इंडिया के जो प्राइवेट स्पेस फ्लाइट सेक्टर है उसके द्वारा डेवलप की सैटेलाइट्स को भी छोड़ा गया। तो इन सब का कॉम्बिनेशन ये एक तरह से दिखाता है उन सब के एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए मिशन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट इज वाइडनिंग वॉर। तो यूएस शुड नॉट सी हाउथी अटैक एज ए कंसर्न इंडिपेंडेंट ऑफ गाजा वार। तो ये बोला गया है होते ने कि गाजा वार जो चल रही है उसके इंडिपेंडेंट में उसको नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक वाइडनिंग होते हुए माननी चाहिए, जो कि कहा जा रहा था कि जो ये यूएस स्ट्राइक की गई है यमन के ईरान बैक्ड हाउथी मिलिटेंट्स पे, उसको एक तरह से कंटेनर शिप पे जो उन्होंने अटैक किया था रेड सी में, उसमें तो ये जो अटैक यूएस ने स्ट्राइक किया ये एक लेटेस्ट साइन है कि जो गाजा वार चल रही है वो वाइडन हो रही है और अब वो इजराइल पैलेस्टीन से बियॉन्ड जाके जो है पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। आपको ये सबको पता होना चाहिए जो रेड सी है ये क्रूशियल लिंक है बिटवीन मेडिटेरेनियन एंड द अरेबियन सी, और ये किसके थ्रू जुड़ा हुआ है, स्वेज कैनाल के थ्रू, ठीक। फिर बाब एल मंडेब के बारे में आप ध्यान रखें और कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये बाब एल मंडेब किस किस को जोड़ता है, ठीक है ना। Even if the US carries out airstrikes in Yemen, it is not clear whether aerial attacks could deter the Houthis who survived intense Saudi bombing siege for 7 years. So ये भी बोला जा रहा है कि अगर यूएस जो है वो एयर स्ट्राइक भी कर देगा यमन पे, तो तब भी ये क्लियर नहीं है कि जो एरियल अटैक्स हैं जो ये किए जाएंगे हौतीस पे, क्या वो उनको डिटर कर पाएंगे, क्योंकि वो अगर देखें तो पिछले 7 सालों से सऊदी बॉम्बिंग्स को जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो इसलिए जो है ये जरूरी हो जाता है कि जो रेड सी है और जो अरेबियन सी है उसमें सिक्योरिटी को बीफ अप करना चाहिए, सिक्योरिटी बढ़ाई जानी चाहिए, और ये कब इनएविटेबल हो गया है कि सिक्योरिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। बट द यूएस शुड फर्स्ट वर्क टुवर्ड्स अचीविंग ए सीज फायर इन गाजा। लेकिन जो बेसिकली जो इस एस्केलेशन के पीछे इशू है वो है गाजा वार, तो उस पे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि आपको सबसे पहले सीज फायर अचीव करना चाहिए गाजा वाले रीजन में, ठीक है ना। बट इफ द यूएस टर्न्स अ ब्लाइंड आई टुवर्ड द indiscriminate killing of Palestinians by its ally and stays focused only on the Houthis, it risks getting dragged deeper into a widening regional conflict। ये अगर सिर्फ उनका फोकस ये रहेगा कि हाउथीज को खत्म करना है, तो जो है वो एक ये जो वाइडनिंग रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है उसमें और धंसता चला जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं रेस्पॉन्डिंग टू द न्यू कोविड-19 सब वेरिएंट। तो अभी आपको पता होगा कि कोविड-19 का एक जो नया वेरिएंट है जिसको नाम दिया है JN.1, वो जो है आजकल चल रहा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कोविड से रिलेटेड आपको ध्यान रखनी है, जो अक्सर एग्जाम में पूछी फिर से जा सकती हैं, कि नोवल कोरोना वायरस जिसको 2019 एनकोव के नाम से नाम दिया गया था शुरू में, बाद में उसका नाम दिया गया था सार्स कोव 2, ठीक है ना। सार्स कोव 2 इसका बाद में नाम दिया था, और सबसे पहली रिपोर्ट इसकी कब हुई थी, ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 31 दिसंबर 2019 को ये सबसे पहली बार रिपोर्ट किया गया था चाइना से, ठीक। ये बहुत पहले बता चुके हैं, फिर से एक बार ध्यान रखना है आपको बस, ठीक है। आगे और रिपोर्टिंग के बाद जो है जो नोवल वायरस है 2019 में मोर देन 1000 वेरिएंट सब वेरिएंट जो है इसके वो और रिकम्बिनेंट जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। उन्हीं में से एक ये जो है नया है। तो जो नया है हर एक जो वेरिएंट है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, जो कुछ अगर कोई कंसर्न का या इम्पोर्टेंस का वेरिएंट होता है तो उसको हम वीओआई या वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है वो बताया जाता है, वीओसी या वीओआई, ठीक है ना। और अभी फिलहाल जो है ये जो मैंने बताया NJ.1 वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है वो बताया गया है, ठीक है ना। और जो ये JN.1 है ये कोई नया वायरस नहीं है, कभी आप सोचे नया वायरस ऐसे ऑप्शन दे दे, ये एक सब वेरिएंट है जो पिछला BA.2.86 था उसी का, और विच इटसेल्फ इज अ सब वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ SARS-CoV-2। तो SARS-CoV-2 का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट था उसका सब वेरिएंट था BA.2.86 और उसका सब वेरिएंट जो है वो है JN.1। तो इतना आपको ध्यान रखना है इसमें। और ये जो फाइनल है वो उतना ही conclude किया, इट इज टाइम वी हैंडल SARS-CoV-2 और कोविड-19 जस्ट लाइक एनी अदर रेस्पिरेटरी। तो इसको जस्ट एज ए अदर रेस्पिरेटरी इलनेस की तरह ही अब इस टाइम देखना चाहिए, और इट इज मोर ऑफ एन इंडिविजुअल हेल्थ कंसर्न देन ए पब्लिक हेल्थ कंसर्न। अब ये जो कोविड है वो केवल एक इंडिविजुअल हेल्थ कंसर्न बन के रह गया है, पब्लिक हेल्थ कंसर्न अभी फिलहाल वो नहीं नजर आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज रीइग्नाइटिंग द फ्लेम ऑफ इंडिया कोरिया डिफेंस कोऑपरेशन। तो इंडिया और कोरिया की जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात की है। दोनों ही नेशन को जो है जरूरत है कि वो ट्रांसेंड करे द कन्फाइंस ऑफ बायलेटरल कोऑपरेशन और अंडरस्टैंड करे अब उनका जो अपना अपना रोल है इन ए रैपिडली इवॉल्विंग ग्लोबल सिनेरियो। तो यहाँ पे जो जो दोनों ही कंट्रीज के व्यू हैं इंडिया के रोज में उसको बताया। तो सबसे पहले कोरिया का जो व्यू बताया वो बताया कि जो इंडिया का जिसका रीजनल रोल है उसको कोरिया कैसे देखता है। तो जो एक हर्डल है दोनों ही कंट्रीज में वो ये है, मतलब जो देखता है कोरिया वो ये है, रेजिस्टेंस ऑन द कोरियन गवर्नमेंट साइड टू रीअसेस इंडिया रोल इन द रीजन। जो इंडिया कहता है कि उसके रोल को रीअसेस करना चाहिए रीजन में, वो एक हर्डल जरूर आता है, क्योंकि इंडिया जो है वो केवल एक मियरली लार्जेस्ट कंज्यूमर डिफेंस प्रोडक्ट्स नहीं है,
Rather, it stands as a regional power capable of substantial contribution to peace and stability in the Indo-Pacific. Indo-पैसिफिक रीजन में एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में वो उभर के इंडिया जो आया हुआ है, एक रीजनल पावर है वहाँ पे जो कैपेबल है और इस पर्टिकुलर इंडो-पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी और पीस की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो उस नज़रिए से उसको देखना चाहिए। तो वही रिव्यू या रीअसेस करने की ज़रूरत है उस पे। दूसरा जो इश्यू बताया वो है प्रिवेलिंग ओवर एम्फेसिस बाय इंडियन गवर्नमेंट साइड ऑन वेपन्स एक्विजिशन। जो ओवर एम्फेसिस हम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और वेपन एक्विजिशन के लिए कोरिया पे उसकी तरफ है। क्योंकि इट हैज़ टेंडेड टू ओवरशैडो ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन। इसकी आड़ में जो और ज़्यादा स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन वो कहीं न कहीं छुप जाती हैं। ठीक है ना? तीसरी चीज़ जो है, जो अनवेवरिंग फोकस है कोरियन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट का ऑन प्रॉफिट ड्रिवन वेपन्स सेल्स टू इंडिया, जो कि बेसिकली डिवॉइड है किसी भी स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशन से, वो जो है शॉर्ट साइटेड प्रूव हो सकता है इन द फेस ऑफ फास्ट चेंजिंग जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स। जैसे जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स रोज़ाना चेंज हो रही हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में आपको यहाँ पे थोड़ी स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशन भी देनी पड़ेगी। सिर्फ प्रॉफिट ड्रिवन वेपन सेल को मत आप उसको मेन मान के चलिए। और जो चौथा एक इश्यू बताया है वो ये है, जो इमर्जिंग कोलिशन है नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया का, वो एक नया सीरियस चैलेंज जो है प्रोवाइड कर रहा है दोनों नेशन को कोलैबोरेट करने के बीच में आ रहा है जो, ठीक है ना? कुछ सजेशंस भी दिए हैं, कुछ अच्छे कि एक्सप्लोर क्या-क्या कर सकते हैं, क्या-क्या ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि इनोवेशन और सेल्फ रिलायंस 2 ऐसे फील्ड हैं, जिन पे दोनों कंट्री एक-दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। दूसरा, जो डिफेंस अगेंस्ट स्पेस वॉरफेयर है, जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, जो साइबर सिक्योरिटी है, वो भी पैरामाउंट है और यहाँ पे जो दोनों ही कंट्री हैं, वो एक्सप्लोर कर सकती हैं अपॉर्च्युनिटीज़ कोऑपरेशन के लिए, ठीक है ना? फिर फर्दर बोला है कि स्ट्रेंथनिंग कोऑर्डिनेटेड एफर्ट टू काउंटर टेररिज्म अलाइन सीमलेसली विद द शेयर्ड कंसर्न्स ऑफ इंडिया एंड साउथ कोरिया। जो काउंटर टेररिज्म है, उसमें तीनों ही दोनों की कंसर्न लगभग सिमिलर हैं और इसको भी शेयर्ड कंसर्न है वहाँ पे, उसमें कर सकते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल फिर साथ में है मैरीटाइम सिक्योरिटी, जो उसमें पोटेंशियल है दोनों का कोलैबोरेट करने के लिए। फिर पीस कीपिंग एक्सरसाइज की बात की, जो यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग एक्सपर्टीज़ है, वहाँ पे कोलैबोरेटिव एफर्ट जो है वो किए जा सकते हैं। वहाँ पे इनसाइट शेयर कर सकते हैं और रिसोर्सेज़ शेयर कर सकते हैं पीस कीपिंग ऑपरेशंस में, और वो बेसिकली जो रीजनल और ग्लोबल स्टेबिलिटी है उसको एनहांस कर सकते हैं, और जो उनका जॉइंट कमिटमेंट है पीस और सिक्योरिटी के लिए, उसके प्रति बढ़ावा मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है ना? फिर साथ में जॉइंट एक्सरसाइज कर सकते हैं, और जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज़ेज़ होते हैं, एचएडीआर जिनको हम बोलते हैं, वो डेमोंस्ट्रेट करते हैं जो शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी है दोनों ही नेशंस की इन एड्रेसिंग द वल्नरेबिलिटीज टू नेचुरल डिजास्टर्स। ये 7वां एरिया है जहाँ पे दोनों कंट्री कोऑपरेट कर सकते हैं और कोलैबोरेट कर सकते हैं। और लास्ट जो बताया गया है, वो बताया है कि म्यूचुअल ग्रोथ इज फाउंड इन एनहांसिंग जॉइंट आर्मी एक्सरसाइजेज, fostering interoperability and strengthening the capabilities of both armies for effective collaboration in diverse scenarios। इन सब चीज़ों में जो है ये एक साथ कोलैबोरेट करके अच्छे से अपने कंसिडरेशंस को ला सकते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं, रेड सी में जो अटैक्स हैं हाउथीज़, ये इंडियन ऑयल ट्रेड को हिट कर सकते हैं। बेसिकली यही डाटा पॉइंट में आज आया है, क्योंकि जो सुएज़ कैनाल है ये क्रूड इंपोर्ट्स के लिए जो रशिया से हम करते हैं उसमें उसका मेजर रोल है। एक तो परसेंटेज वाइज़ अगर देखें, और जो रिफाइंड फ्यूल हम एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप को, उसमें जो बेसिकली वो है वो मेजर जो पोर्शन है वो हम इसी से करते हैं, सुएज़ कैनाल वाले में, रेड सी वाले रूट से ही। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो मेजर शिपिंग कंपनीज़ हैं, वो जो है लॉन्गर और कॉस्टलियर रूट जो है अराउंड अफ्रीका, केप ऑफ गुड होप जो ये है, इसके अराउंड जा रही हैं, और ये प्रेफर कर रहे हैं इस वाले रूट को फॉलो करना रादर देन ये जो सुएज कैनाल वाला रूट है। लेकिन वो इंडिया के लिए फेवरेबल नहीं है, क्योंकि इंडिया का जो मोस्ट ऑफ द जो फ्यूल एक्सपोर्ट, रिफाइंड फ्यूल एक्सपोर्ट करते हैं वो, और जो इंपोर्ट्स करते हैं क्रूड ऑयल का रशिया से, वो सारा का सारा रेड सी से होता है। तो इसलिए इस रेड सी वाले रीजन की सिक्योरिटी करना और वो करना इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है? आगे देखते हैं, इंडिया में जो 1999 वन की क्राइसिस, सॉरी 1990s और 91 की क्राइसिस हुई थी वो, और उसमें जो आरबीआई के उस टाइम के गवर्नर थे उनका क्या रोल था ये बताया गया है। तो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो एस वेंकटरमनन जी थे, जो गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिसंबर 1990 से दिसंबर 1992 के, वो रिसेंटली जो है उनकी डेथ हो गई है, पास अवे हो गए हैं वो। उसी कॉन्टेक्स्ट में ये बताया गया है उनके बारे में। तो ये जो है आरबीआई को इन्होंने लीड किया था, आरबीआई's efforts during India's severe balance of payments stress in 1990-91। तो इन्होंने बेसिकली इनका रोल था उसमें। उसमें 2 इनिशिएटिव थे जो आपको ध्यान रखने हैं। एक तो इनिशिएटिव टू रेज़ इंटरनेशनल लोन्स पहला, और दूसरा प्लेजिंग इंडियाज़ गोल्ड रिजर्व्स व्हिच साल्वेज्ड द कंट्रीज़ फाइनेंशियल रेपुटेशन एंड प्रिवेंटेड पोटेंशियल डिफॉल्ट। एक प्रिवेंशन पोटेंशियल डिफॉल्ट से कंट्री को बताया था, और कंट्री की जो फाइनेंशियल रेपुटेशन है उसको बचाने में इन दोनों ही इनिशिएटिव्स ने हेल्प किया था। एक तो इन्होंने रेज़ किया था इंटरनेशनल लोन्स को, और दूसरा इन्होंने जो इंडिया के गोल्ड रिजर्व्स थे उनको गिरवी रख के एक तरह से लोन हासिल कर लिया था। ठीक है ना? और उन्हीं की लीडरशिप में जो आरबीआई था उसने इम्प्लीमेंट किए थे इम्पोर्ट कंप्रेशन मेजर्स बाय रेजिंग कैश मार्जिन्स ऑन इंपोर्ट्स।
तो ये इम्पोर्टेंट वो था। और जो स्ट्रिंजेंट स्ट्रेटेजी थी उसने सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया था करंट अकाउंट डेफिसिट को, ठीक है ना, और स्टेबलाइज कर दिया था बैलेंस ऑफ पेमेंट के। तो ये इसके रिजल्ट थे, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो स्टेबलाइज हो गई थी और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया था, और जो इम्पोर्ट कंप्रेशन मेजर्स थे वो इम्प्लीमेंट किए गए थे आरबीआई के द्वारा, ठीक है ना, इन्हीं के टाइम पे। फिर he also displayed openness by inviting diverse opinions and experts, including critical voices, to discuss critical economic matters, demonstrating an inclusive and non-hierarchical approach to decision making. बेसिकली ये इनका रोल रहा है, जो उन्होंने ओपननेस को किया था और क्रिटिकल वॉइसेज को भी उन्होंने एक तरह से ओपिनियंस को और डाइवर्स ओपिनियंस को इनवाइट किया था, डिस्कस किया था, जो इकोनॉमिक मैटर्स है क्रिटिकल उनको डिस्कशन के लिए किया था, और डेमोस्ट्रेट किया था एक इंक्लूसिव और नॉन हायरार्किकल अप्रोच डिसीजन मेकिंग में। तो ये उनका एज ए सिविल सर्वेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं जो होनी चाहिए। जब आप एथिक्स का पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें आप ये क्वालिटीज़ नोट कर सकते हैं और इनको एग्जाम्पलीफाई भी कर सकते हैं कि इस तरीके से उन्होंने उनमें ये जो चीज़ें सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए वो सारी उनमें थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे है व्हाई डिड एफआईयू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इसको बोलते हैं इंडिया एक्ट अगेंस्ट वर्चुअल एसेट प्रोवाइडर्स के अगेंस्ट क्यों काम कर रही है। तो यहाँ पे ये दो क्वेश्चन है, एक तो हाउ माइट द एक्शंस अगेंस्ट नॉन कंप्लेंट वीडीए एसपीएस अफेक्ट द यूजर्स ऑफ दीज प्लेटफॉर्म स्पेशली दोज ऑपरेटिंग इन इंडिया, और व्हाट पोटेंशियल रिपरकशंस और इम्प्लीकेशंस कुड दीज एनफोर्समेंट एक्शंस हैव, क्या इनके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं वो, और क्यों क्या कर रही हैं। तो दिसंबर 28 को जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है इंडिया की, उसने शोकॉज नोटिस इशू किए थे टू 9 ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट प्रोवाइडर्स, वीडीए इनको बोलते हैं हम, एसपीज, फॉर ऑपरेटिंग इलीगली एंड नॉट कंप्लाइंग विद पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के नॉन कंप्लायंस में और इलीगली ऑपरेट करने के उसमें इनको जो शोकॉज नोटिस है 9 ऑफशोर वीडीए एसपीज को जो है वो भेजा गया था, वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को। वीडीए सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं दे वर ब्रोट अंडर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म फ्रेमवर्क मार्च 2023 में, और इनको मैंडेट किया गया था कि वो रिपोर्ट करेंगी वेरीफाइड आइडेंटिटीज, फाइनेंशियल पोजीशंस और सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस अमंग अदर ऑब्लिगेशंस। कुछ और ऑब्लिगेशंस शायद इनको सबको बताया था कि ये आपको मैंडेटरी जो है वो बतानी पड़ेंगी, डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। जो ऑब्जेक्टिव था वो बेसिकली टू मॉनिटर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कर्ब मनी लॉन्ड्रिंग एंड प्रिवेंट टेरर फाइनेंसिंग। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो इसका था इन शोकोज का, इन गाइडलाइंस का जो मार्च 2023 में ये लाई गई थी, वो ये था कि ताकि मॉनिटर कर सकें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, मनी लॉन्ड्रिंग को कर्ब किया जा सके और टेरर फाइनेंसिंग को कर्ब किया जा सके, ठीक है ना। तो यही इसके बारे में इतना ही जानना जरूरी था, बाकी कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं, आगे क्या इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये ज़रूर है, जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया कि जो एफआईआर है रेप केसेज में इन्वॉल्विंग माइनर्स शुड नॉट बी डेल्ट विद मैकेनिकली, उनको मैकेनिकली आपको डील नहीं कर रहा है। और ये बेसिकली जो ट्रायल कोर्ट था उसके ऑर्डर को जो है सेट असाइड किया है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने, और बेसिकली ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था प्ली ऑफ माइनर रेप विक्टिम फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ सीसीटीवी फुटेज एंड कोल्ड डेटा रिकॉर्ड ऑफ द एक्यूज्ड। तो इसको जो है रिवर्स करते हुए जो है कोर्ट ने बोला है कि द एफआईआर्स इन केसेस इन्वॉल्विंग सेक्सुअल असॉल्ट एंड रेप committed upon minors are not mere printed papers but a trauma writ large which is difficult to be portrayed on a piece of paper। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है कोर्ट ने कि ये एक सिर्फ प्रिंटेड पेपर मत मानिए, इसको एक ट्रॉमा मानिए जो कि बहुत मुश्किल है कि आप किसी पीस ऑफ पेपर पर उसको पोर्ट्रे कर पाएँ। और जो भी केसेस हैं सेक्सुअल असॉल्ट के जिसमें माइनर विक्टिम्स होते हैं बेसिकली, तो वो एक्सट्रीम स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जो गुजरते हैं और वो एक लाइफ टर्निंग एक्सपीरियंस रहता है जो वो फेस करते हैं विक्टिम उस टाइम पे, और उसको जो है आप मैकेनिकल मैनर में ट्रीट नहीं कर सकते। ये हाई कोर्ट ने जो है एक इम्पोर्टेंट रूलिंग दी है, ठीक है ना। और फर्स्ट गर्ल्स सैनिक स्कूल जो है वो ओपन हुआ है मथुरा में 870 स्टूडेंट्स के साथ। तो आपको ये ध्यान रखना है वृंदावन मथुरा में जो है फर्स्ट ऑल गर्ल्स जो है संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल के नाम से इसको खोला गया है, और ये ऑल गर्ल्स जो है सैनिक स्कूल रहेगा, और कैपेसिटी हमने बता दी 870 स्टूडेंट्स इसमें जो है वो ऑल गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, एसयूवी जो है उन्होंने हेल्प किया है जो प्राइवेट व्हीकल्स होलसेल्स उसमें, और 40 लाख का जो मार्क है 2023 में क्रॉस करने में उन्होंने हेल्प की है। जो स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स होती हैं दे अकाउंटेड फॉर 1 इन एवरी 2 व्हीकल्स सोल्ड इन 2023 में हर 2 में से एक गाड़ी जो बिकी है वो एसयूवी रही है, और जो शेयर है टोटल सेल्स में वो बढ़ के 42% हो गया है 2022 में जो था, और अब वो 48.7% हो गया 2023 में। जो एमिशन फ्रेंडली व्हीकल्स हैं जैसे सीएनजी वाले या हाइब्रिड वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनका भी जो शेयर है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बढ़ता हुआ दिखाई देते हैं, ठीक है। आरबीआई ने जो है बताया है कि जो 2000 के बैंक नोट थे उनमें से लगभग 97.38% जो है वो वापस आरबीआई में आ चुके हैं।
तो बहुत ज़्यादा अमाउंट के नोट वापस आ चुके हैं, बाकी कुछ ही बचे हैं जो भी सर्कुलेशन में हैं, ठीक है? तो ये भी देख सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ध्यान रखेंगे बस कि कितने वापस आ गए हैं ऐसा। इन अ शिफ्ट ऑफ टैक्टिक्स इजराइल रिड्यूस द प्रेजेंस ऑफ ट्रूप्स इनसाइड गाजा। तो गाजा में जो इजराइल के ट्रूप्स थे उनकी प्रेजेंस को थोड़ा कम कर दिया गया है। इजराइल ने फोकस किया है लोकलाइज्ड मॉपिंग अप पे, ऑपरेशंस पे, दैट कैन स्पैन मंथ्स। जो ट्रूप रिडक्शन है इट विल अलाउ रिजर्विस्ट टू रिटर्न टू सिविलियन लाइफ, जाहिर सी बात है थोड़ा सिविलियन लाइफ की तरफ शिफ्ट हो सकता है, बढ़ सकता है। शोरिंग अप इजराइल्स इकोनॉमी एंड फ्री अप यूनिट्स इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द मंथ वाइड हिजबुल्लाह। तो ये एक स्टेप है जो इजराइल ने किया कि थोड़ा सा वहां पे रिडक्शन करने को मिला है ट्रूप्स में, ठीक है। वार्नर जी ने जो है वनडे इंटरनेशनल कैरियर से संन्यास ले लिया है उन्होंने। स्पोर्ट्स में आगे देखते हैं और कुछ है तो, अगर एक और है केनिया की चेबेट सेटर्स वोमेन्स 5 किलोमीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड। जो 5 किलोमीटर की रेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया है केनिया के बीट्रिस चेबेट ने। और पहले जो रिकॉर्ड था वो था 14 मिनट 29 सेकंड का, जो सेट किया था इथियोपिया की सैन्य बैरे तेफेरी ने सितंबर 2021 में। और जो नया रिकॉर्ड बना है वो 14 मिनट 13 सेकंड में जो है वो बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। स्पोर्ट्स में तो इतनी खबर थी, साइंस के सेक्शन में देख लेते हैं। सबसे पहले जो पार्लियामेंट का सिक्योरिटी ब्रीच एक्यूज थे उनको साइको एनालिसिस टेस्ट के लिए जो है उनको भेजा गया है। तो ये क्या होता है इसके बारे में जानना है। जो प्रोमिनेंस है क्लासिकल साइको एनालिसिस इट हैज डिक्लाइंड ओवर टाइम। द टॉपिक हैज आल्सो ट्रांसफॉर्म टू बिकम लेस ऑथोरिटेरियन एंड मोर प्रैक्टिकल। तो बेसिकली होता क्या है इसके बारे में जान लेंगे। तो ओरिजिन की अगर बात करें तो साइको एनालिसिस इट इज नॉट ए फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी बट इन फैक्ट ए वर्ल्ड व्यू। इट वाज द फर्स्ट मॉडर्न वेस्टर्न सिस्टम ऑफ साइकोथेरेपी। और ये किसने किया था, ये टर्म जो है सिगमंड फ्यूड जो है जो वियना के साइकाइट्रिस्ट है उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें होता क्या है, जो अप्रोच रहती है इन्वॉल्व नजिंग पीपल टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स इन अ बिड टू रिकाउंट बरीड ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। जो अपने बरीड ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहते हैं उनको वो जो है अपने शेयर कर सकते हैं नजिंग वाली कंडीशन में, ठीक है ना। मतलब अनकॉन्शियसनेस, थोड़ी सी अनकॉन्शियस वाली कंडीशन में। जो अप्रोच है उसको जो है टॉकिंग क्यूर भी बोला जाता है, ठीक है ना, इसी वजह से, ठीक। अनकॉन्शियस के बारे में बात करें तो जो रिप्रेशन है इट इज एन इम्पोर्टेंट साइको एनालिटिक कंस्ट्रक्ट कैरेक्टराइज बाय द अनकॉन्शियस फॉरगेटिंग ऑफ पेनफुल आइडियाज और इम्पल्सेज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द साइकी। तो साइकी को बचाने के लिए जो रिप्रेशन है वो एक इम्पोर्टेंट साइको एनालिटिक कंस्ट्रक्ट के रूप में यूज किया जा सकता है, जहाँ पे पेनफुल आइडियाज या इम्पल्सेज को जो है वो अनकॉन्शियस माइंड जो है हमारा वो फॉरगेट कर जाता है और वो इस तरीके से सोचता है कि उसने साइकी की हेल्प कर ली है, ठीक है। तो ये साइको एनालिसिस बेसिकली पूरा है। रिक्वेस्ट आई थी कि आप जो है एनवायरनमेंट के सेक्शन डिस्कस नहीं करते हैं उसको भी कीजिए। तो इंडिया का एनवायरनमेंट में पूरे में क्या रहा है 2023 जो ईयर गया है उसमें सिनेरियो। तो कुछ पॉजिटिव्स हैं कुछ नेगेटिव्स हैं, उसी के बारे में बात कर लें हैं। कुछ कंजर्वेशन वाले लॉज पे क्रिटिसिज्म हुआ है, जो क्लाइमेट एक्शन है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हुई हैं, तो वही बात कर रहे हैं। तो इंडिया ने स्पर्ड मीनिंगफुल एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड एनहांस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन 2023 में। लेकिन क्रिटिसिज्म रहा है रिगार्डिंग चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट और जो चेंज किए हैं फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी लॉज में उनमें, ठीक है। पॉजिटिव्स की तरफ अगर हम बढ़ें सबसे पहले तो देखते हैं जो कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 क्लाइमेट समिट हुई है दुबई में। तो डेवलपिंग कंट्रीज में जिसमें इंडिया भी है उन्होंने रिच नेशन से ये बोला है कि वैकेट करें कार्बन स्पेस बाय अचीविंग नेगेटिव कार्बन एमिशंस एंड नॉट मियरली रीचिंग नेट जीरो बाय 2050। उन्होंने बोला कि आप सिर्फ जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या रिच कंट्रीज हैं वो सिर्फ नेट जीरो तक ना पहुंचे 2005 तक 50 तक, बल्कि उनको नेगेटिव कार्बन एमिशन करने पड़ेंगे ताकि जो कार्बन स्पेस है वो वैकेट हो सके डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। फिर साथ ही साथ इंडिया ने ये भी सबमिट किया है अपनी जो थर्ड नेशनल कम्युनिकेशन जो है वो सबमिट की है यूएनएफसीसी को दिसंबर 9 को। तो ये भी एक पॉजिटिव अचीवमेंट है। और इसके हिसाब से जो है कंट्री जो है वो रिड्यूस करेगी जीडीपी एमिशन इंटेंसिटी बाय 33% बिटवीन 2005 2009, ये इंपॉर्टेंट है। और अचीव करेगी ये टारगेट 11 ईयर एडवांस में, मतलब 11 साल पहले जो टारगेटेड डेट थी उससे 11 साल पहले ये 33% जो एमिशन इंटेंसिटी जीडीपी का रिडक्शन है वो अचीव कर पाएगी। तो ये पूछा जा सकता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। वाइल्ड लाइफ फ्रंट पे जरूर क्रिटिसिज्म हुआ है इंडिया का। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि जो एस्टिमेशन एक्सरसाइज हुई थी जो नंबर ऑफ टाइगर्स जो है की जाती है टाइगर सेंसस जिसको हम बोलते हैं, तो शिवालिक हिल्स जेंजेटिक प्लेन लैंडस्केप में जो है वो बढ़े हैं टाइगर्स की संख्या। सेंट्रल इंडिया में बढ़ी है और सुंदरबंस में बढ़ी है। लेकिन कहाँ कहाँ गिरी है ये ध्यान रखेंगे। तो वेस्टर्न घाट्स में और नॉर्थ ईस्ट ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में जो है वो घटी है ड्यू टू हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन और पोचिंग की वजह से।
वहीं जो चीता कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है उसको भी क्रिटिसिज्म, शार्प क्रिटिसिज्म देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि जो 20 एडल्ट जो इनको इम्पोर्ट किए गए थे नामीबिया और साउथ अफ्रीका में, उनमें से 8 की और 6 की जो है वो डेथ हो चुकी है। तो 6 आउट ऑफ 20 जो है वो डाई कर चुके हैं। तो इसलिए चीता का जो कंजर्वेशन रिलोकेशन प्रोजेक्ट है उसको भी जो है क्रिटिसिज्म बोला गया है कि क्यों आप एक पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर उसके उसमें रखें, उनको कहीं और भी तो ट्रांसलोकेट करा जा सकता था ताकि उनको बचाया जा सके। पॉजिटिव्स में अगर देखें तो 2 पॉजिटिव हम बात कर चुके हैं। तीसरा पॉजिटिव जो है वो ये था कि इंडिया ने लॉन्च किया था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसमें बेसिकली वर्ल्ड के जो 7 प्रिंसिपल बड़े कैट्स हैं, बिग कैट्स जिनको बोलते हैं, उनको कंजर्व करने की बात की थी। इसमें कौन-कौन आते हैं ये आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। टाइगर आते हैं, लायंस आते हैं, स्नो लेपर्ड्स आते हैं, लेपर्ड्स, जैगुआर्स, प्यूमास और चीता। तो ये 7 जो हैं ये बिग कैट जो हैं ये होते हैं। तो इनमें से किसी को पूछ लिया कि इनमें से कौन से हैं या कौन से नहीं हैं। ये अलायंस जो है ओपन हुई थी 97 कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। और नेगेटिव्स में अगर देखें तो अमेंड किए गए हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और बायोडायवर्सिटी लॉ, और दोनों को ही जो है शार्प क्रिटिसिज्म देखने को मिला है स्टेट गवर्नमेंट से भी, पॉलिसी एक्सपर्ट से भी और कंजर्वेशनिस्ट से भी। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन की अगर हम बात करें तो जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट लिया था, इट अप्लाई टू लैंड रिकॉर्डेज एज फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स एग्जेम्प्टिंग सर्टेन कैटेगरी ऑफ लैंड फ्रॉम इट्स परव्यू। तो सिर्फ जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में फॉरेस्ट है उनको ही फॉरेस्ट की डेफिनेशन में छोड़ा है। लेकिन कंजर्वेशनिस्ट ने आर्गुएट किया है कि इन्होंने जो एप्लीकेबिलिटी थी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को उसको लिमिटेड कर दिया है, और जो सुप्रीम कोर्ट की 1996 में जजमेंट आई थी उसको इनवैलिडेट किया है, जिसमें टीएन गोदावरमन तिरुमल पद केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि द एक्ट वाज एप्लीकेबल टू लैंड कवर्ड अंडर द डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। जो डिक्शनरी मीनिंग है फॉरेस्ट का और या डीम्ड फॉरेस्ट है उन तक भी ये एप्लीकेबल है। फॉरेस्ट नॉट ऑफिशियली रिकॉर्डेड फॉरेस्ट जो आते थे वो भी उसमें उस टाइम तक कवर्ड थे। लेकिन जो अमेंडेड एक्ट है इसने एग्जेम्प्ट कर दिया फॉरेस्ट लैंड को up to 10 hectare for constructing security related infrastructure and the area falling within 100 kilometer international borders, line of control and line of actual control for strategic and security related projects of national importance। तो दूसरा क्रिटिसिज्म यही है इस एक्ट का कि ये जो 100 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर से लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके अराउंड भी जो 10 हेक्टेयर तक जो है लैंड है फॉरेस्ट लैंड है उसको एग्जेम्प्ट कर दिया कंस्ट्रक्टिंग और सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर से। और जो हमने बताया कि डीम्ड जो डेफिनेशन थी फॉरेस्ट की उसको बाहर कर दिया। अब सिर्फ जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है वही फॉरेस्ट की डेफिनेशन में रह गए हैं, क्योंकि इस डेफिनेशन से जो है या इस एक्ट से जो अमेंडमेंट किया है उससे हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम और असम जो है उनको जो है उन्होंने भी ये बोला है कि ये जो स्टेप लिया गया है ये पोटेंशियली एनकम्पास करेगा लार्ज एरिया विद देयर फॉरेस्ट लैंड एंड अफेक्ट ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज। उनको अफेक्ट जरूर करेगा कि उनके एरिया जो है उन पे कंस्ट्रक्शन हो जाएंगी, उनकी कहीं न कहीं एरिया आ जाएँगे। ठीक है ना? पॉजिटिव्स में अगर देखें तो हम पॉजिटिव्स 4 बात कर 3 बात कर चुके हैं। चौथा पॉजिटिव ये रहा है कि हमने जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है उसमें कुछ जो है चेंजेज़ प्रोड्यूस किए थे, जिसमें प्लांट्स को प्रोटेक्ट और रिसोर्सेज़ को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए बताए गए थे। जो गोल था वो एनकरेज था वाज़ टू एनकरेज ग्रोइंग मेडिसिनल प्लांट्स इंस्टेड ऑफ टेकिंग देम फ्रॉम द वाइल्ड, सपोर्ट ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन, मेक इट ईज़ियर फॉर रिसर्च एंड पेटेंट्स एंड इन्वॉल्व मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लेकिन कुछ चिंताएँ जो जताई जा रही हैं वो ये हैं कि न्यू जो नए लोग हैं दे से पीपल यूजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिसिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ मेडिसिन डोंट हैव टू शेयर बेनिफिट्स विद लोकल कम्युनिटीज हु हैव दैट नॉलेज। तो जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनका कहीं न कहीं रोल घटा है इसमें, उनके साथ वो शेयर नहीं करेंगे अब, जबकि पहले ये था कि वो शेयर करेंगे उनके साथ, तो वो इसका बेनिफिट नहीं उठा पाएँगे। तो ये जो है बेसिकली क्या-क्या पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स रहे पिछले साल जो एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थे वो हमने डिस्कस किए। तो आपको ये डिस्कशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और कुछ इम्प्रूवमेंट है तो वो भी सजेस्ट कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक कीजिए। सो थैंक यू।